वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल अड्डा 24/7 9th एंड 10th। मैं हूं शुभ्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद कर रही हूं बहुत ही शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे अपनी और सिर्फ अपनी शिप्रा मैम की जबानी बेटा। और आज हम शुरू करने वाले हैं नया चैप्टर जो कि है आर एनवायरमेंट। और ये चैप्टर अभी के लिए आखिरी चैप्टर होगा। इसमें आपको सब कुछ पढ़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। चलिए एक एक करके, बहुत ही आसान सा पिद्दू सा नन्हा मुन्ना चैप्टर है, बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाएगा, तो बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है, चैप्टर वाइज, बिल्कुल लेक्चर वाइज हमने सब कंप्लीट किया। लाइफ प्रोसेसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। ये पूरे चारों चैप्टर जो हैं ये आपने बहुत ही शानदार तरीके से लेक्चर वाइज कंप्लीट कर लिए हैं। और इन सारे चैप्टर्स की, इवन आर एनवायरमेंट के भी वन शॉट्स आपके लिए अवेलेबल हैं। वन शॉट सारे वीडियोस मैंने बना दिए हैं, आप आसानी से देखिए। इवन हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, आर एनवायरमेंट एंड हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का पॉकेट रिवीजन भी रेडी है, जिसमें आपको अगर मान लीजिए कल प्री बोर्ड देना है या कोई और एग्जामिनेशन है या कोई टेस्ट है, तो आप तुरंत उस वीडियो का आधे घंटे का बना है वो देख लीजिए, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एग्जामिनेशन में आप जाके फूड कराइए। तो मैंने हर तरीके का वीडियो आप लोगों के लिए बना रखा है। इवन मैंने बहुत छोटे छोटे वीडियोस भी बना रखे हैं, लाइक मेंडल का लॉ, ब्लड ग्रुप के क्वेश्चन, ये सब मैंने बना रखा है। आप देखिए, आप इंजॉय करिए। PYQs बना रखे हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन सेशंस बना रखे हैं मैंने। बायोलॉजी का भरा हुआ सेशंस पढ़ा है, आप जाइए, जो मन करे वो देखिए। आर एनवायरमेंट कंसेप्ट के लिए आखिरी चैप्टर है इस साल के लिए। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आर एनवायरमेंट का सबसे पहले इतना सुंदर ब्यूटीफुल पहले इमेज लगा है, उसको अप्रिशिएट करिए, कितना सुंदर है मैम। हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, सबसे पहले हम चैप्टर ओवरव्यू डील करेंगे। आपको भी पता है कि मैम हमेशा सीक्वेंस वाइज चलती है, पहले चैप्टर ओवरव्यू आएगा, फिर इंट्रोडक्शन आएगा, फिर कंसेप्ट आएगा, और यही बेस्ट वे होता है। कभी भी आपने देखा होगा कि मैं लेक्चर्स को ऐसा नहीं बनाती कि 10 कॉन्सेप्ट एक ही लेक्चर में बना दूं, नहीं। एक लेक्चर में आपको हमेशा एक या मैक्सिमम 2 कॉन्सेप्ट, इससे ज्यादा नहीं मिलता, और थंबनेल में वो कॉन्सेप्ट का नाम लिखा होता है। वन शॉट में बनाती हूँ, अगर मुझे ऐसे ही बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिक्स करने होंगे तो भैया मैं वन शॉट बना दूंगी। मेरे लेक्चर्स में कभी भी आपको कंसेप्ट जो है वो मिक्स नहीं मिलेगा। आई ऑलवेज यूज टू टीच, भले मेरा लेक्चर छोटा हो पर कंसेप्ट एक ही रहे, ताकि आपकी मिक्सिंग बिल्कुल भी ना हो। समय के साथ जैसे जैसे आपका एग्जाम होगा, मैं पूरे वीडियोस को मर्ज करा के आपको एक ऐसा भी वीडियो दे दूंगी जिसमें पूरी डिटेल होगी एक ही वीडियो में। चलिए बच्चों, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्टरी पार्ट, व्हाट इज द इकोसिस्टम। आपके आसपास जो कुछ भी दिख रहा है, ध्यान से सुनना, आपके आसपास जो कुछ भी दिख रहा है, आप, गाय, भैंस, बकरी, सुअर, मुर्गी, आग, तालाब, पानी, ओला, गोला, ज्वालामुखी, एवरीथिंग इज इकोसिस्टम। और हर एक चीज, हम जो है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को अच्छा नहीं समझते, वी डोंट लाइक कॉकरोचेस, वी डोंट लाइक फलाना ढिमाका, बट दे आर द पार्ट ऑफ इकोसिस्टम, एंड इफ दे आर एब्सेंट योर इकोसिस्टम विल बी डिस्टर्ब्ड। तो ये बहुत जानना इंपॉर्टेंट है कि इकोसिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तब तक, मतलब एक्चुअली सबके लिए इकोसिस्टम इंपॉर्टेंट है, पर मेरे लिए सपोज दैट हर किसी के लिए इकोसिस्टम अलग अलग होता है। जैसे कि अभी मेरे लिए इकोसिस्टम क्या है, मेरा ये कमरा। अब इस कमरे में मुझे हर एक चीज प्रॉपर चाहिए, जैसे मुझे एयर प्रॉपर चाहिए, टेम्परेचर प्रॉपर चाहिए, अदरवाइज आई फील डिसकंफर्टेबल एंड उसके बाद लेक्चर्स अच्छे नहीं बनेंगे। ऐसे ही आपके लिए जिस जगह पर आप बैठे हैं वो है आपका इकोसिस्टम, और उसका टेबल, चेयर, कॉपी, किताब, पेन, मोबाइल, टैब, लैपटॉप, ये सब आपकी जो है एसेंशियलिटी है, और वो सब मिलाकर आपका इकोसिस्टम बनता है। तो हमेशा जानवर से या इंसान से इकोसिस्टम नहीं बनता। इकोसिस्टम नॉन लिविंग चीजों से, एनवायरमेंटल फैक्टर से भी मिलकर बनता है, जो जीवन जीने के लिए काफी आवश्यक है। अब एक ये भी चीज बहुत जानना जरूरी है कि एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड। ठीक है, एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड। जैसे कि मान लो कि अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो बट एग्जाम में फेल होना तो तुम्हारा तय ही है, अंडा बटे सन्नाटा नंबर तो तुम्हारे आना ही है, कोई रोक नहीं सकता। तो अगर देखो, पढ़ाई इज रिलेटेड टू योर नंबर। इफ यू वांटेड टू गेट अ गुड नंबर, अगर आपको नंबर अच्छे चाहिए तो यू नीड टू स्टडी मोर एंड मोर एंड मोर। अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। सो पढ़ाई इज इंटर रिलेटेड विद योर मार्क्स। दैट इज same, like it is same into the ecosystem. Your behavior, your activity is directly proportional to the environmental ecosystem. आप जैसे एक्टिविटी करेंगे उसका इम्पैक्ट आपके इकोसिस्टम में पड़ेगा। अगर आप किसी भी एलिमेंट को अपने इकोसिस्टम से हटा देंगे तो अल्टीमेटली भले ही आपको फर्क ना पड़े पर किसी और को पड़ेगा, और इससे आते 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 ट्रांसफर इफेक्ट होते 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 अल्टीमेटली वो इफेक्ट आपको ट्रांसफर होगा, और आपको समझ में भी नहीं आएगा हमने तो ये किया ही नहीं था, हमारे साथ कैसे हो गया। सो आपको अपना इकोसिस्टम बहुत ज्यादा बैलेंस
करना है। समझ में आई बात? और इस चैप्टर में हम यही जानेंगे कि कौन से कंपोनेंट होते हैं, क्या सारी चीजें होती हैं। तो बेसिकली इकोसिस्टम इज मेड अप ऑफ बोथ द थिंग्स, लिविंग एंड नॉन लिविंग। दोनों का इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है। इंटरेक्शन जब पॉजिटिव और अच्छा होगा तभी एक वेल मेंटेन्ड इकोसिस्टम बन पाएगा। फिलहाल के लिए अपन क्या कर रहे हैं बेटा, अपन एक नंबर का वाहियात और घटिया इकोसिस्टम बनाने के उतारू हैं। क्यों उतारू हैं? हम मानते नहीं है ना, इलेक्ट्रिसिटी यूज किए जा रहे हैं, यूज किए जा रहे हैं, यू किए जा रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं तो आप जो है तो संसाधनों का, दैट रिसोर्सेज का गलत यूज कर रहे हैं, पानी का गलत यूज कर रहे हैं, वो बात अलग है, पर अल्टीमेटली आप अपने को भी तो लॉस कर ही रहे हैं। तो आप ऐसा सोचते हैं कि हम किसी दूसरे का शोषण कर रहे हैं, पर आपको ये नहीं पता है कि मनुष्य का खुद का शोषण हो रहा होता है। अगर हम किसी को परेशान करते हैं तो सामने वाला भले परेशान होता है, पर अंदर अंदर हम ये जानते हैं कि उस व्यक्ति को हम परेशान कर रहे हैं, ये गलत आदत है। हो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कोई भी आदमी इतना डीमन या इतना खतरनाक या इतना पापी चंडाल राक्षस नहीं होता कि उसको कभी एहसास ना हो। इकोसिस्टम इज जस्ट लाइक दैट। आप किसी को परेशान करेंगे, इनडायरेक्टली वो आपके अंदर घूम के आएगी और आपका भी जो है तो बॉडी में ऑर्गन सिस्टम, सेल वेल, ये सब बिगड़ जाएगा और आप सोचते रह जाएंगे कि हमने तो कुछ किया नहीं था, पर अल्टीमेटली किया आपने था आज से 50 साल पहले, जो आज आप उसका जो है तो खामियाजा भुगत रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो इकोसिस्टम आपको पढ़ना है कि व्हाट इज द नीड ऑफ परफेक्ट इकोसिस्टम टू बैलेंस ईच एंड एवरीथिंग बेटा। ठीक है, नेक्स्ट इकोसिस्टम में हम उसके कंपोनेंट पढ़ेंगे। कंपोनेंट दो टाइप के हैं, मैंने आपको बताया, जीवित और निर्जीव दोनों वस्तुएं कंपोनेंट ही तो है। अब क्या कंपोनेंट, जो जीवित वस्तुएं हैं, ये जीवित वस्तुएं बोल रही हूं, जीवित लोग हैं, क्या वो सब एक जैसे ही होते हैं? बैक्टीरिया भी जीवित है, प्रोटोजोआ भी जीवित है, फंगस भी जीवित है, एक हाथी भी जीवित है, एक शेर भी जीवित है, एक इंसान भी जीवित है, तो क्या वो सारे एक जैसे ही हैं? और अगर सारे एक जैसे ही हैं तो सब एक दूसरे के साथ क्यों नहीं रहते बेटा? अगर सारे एक जैसे हैं तो हम शेर को देख के डर क्यों जाते हैं, हम सांप को देख के भाग क्यों जाते हैं? कभी आपने सोचा ऐसा क्यों होता है? Because we are not living as perfect or each similar trophic level. हम लोग एक स्तर पे नहीं है, we are not living into the same trophic level. हम एक धरती पे रहते हैं पर एक ट्रॉफिक लेवल को शेयर नहीं करते। समझ में आई बात? ट्रॉफिक लेवल क्या है? ये वो स्टेप्स होते हैं, ये वो एरिया है, ये वो सीढ़ी है जिसमें जैसे जैसे आप सीढ़ी बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स और डेंजरस होता जाएगा। समझ में आई बात? तो मैडम सबसे नीचे सीढ़ी पे कौन रहेगा? जिससे हम बिल्कुल नहीं डरते हैं। बैक्टीरिया से डरते नहीं, फंगस से डरते नहीं, वायरस से डरते नहीं। हम तब डरते हैं जब वो आपको कोई बीमारी फैला दे। हम उसको देख नहीं सकते तो हमको डर किस बात का? तो हमेशा जो सबसे नीचे वाला ट्रॉफिक लेवल होता है उसमें हमेशा ऐसे ऑर्गेनिज्म रखे जाते हैं जो जिनका हमेशा से ही शोषण हुआ है, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स सबके जो है तो एनवायरनमेंट में होते हैं। हमको पता है कि ग्रीन प्लांट से ऑक्सीजन मिलेगी, स्टिल वी आर कटिंग, वी आर मेकिंग फर्नीचर एंड ब्ला ब्ला ब्ला, तो हम सब बना रहे हैं ना। तो हमेशा ट्रॉफिक लेवल 1 वो होता है जो कि सबसे ज्यादा जिसका शोषण किया जाए। ट्रॉफिक लेवल, मैम ने बैक्टीरिया क्यों बोला? क्योंकि एक डेट्रीवोरस भी फूड चेन होती है, उसमें ट्रॉफिक लेवल पे बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं। पर अगर आप किसी भी ट्रॉफिक लेवल पे देखोगे तो नंबर 1 पे हमेशा वो होता है जो खाना बनाता है। वैसे तो लोग कहते हैं हमारे ट्रॉफिक लेवल में तो भगवान है। बेटा पेड़ आपके लिए भगवान ही है। जो खाना बनाएगा वो सबसे पहले ट्रॉफिक लेवल 1 पे रहेगा। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंसी बढ़ती जाएगी और खाने वाले जो है वो बढ़ते जाएंगे। पेड़ को कोई और खाएगा, किसी और को कोई और खाएगा, किसी और को कोई और खाएगा, अंत में शेर खाएगा। समझ में आई बात? मैडम शेर ही नहीं बचे तो जो उसके नीचे वाला ट्रॉफिक लेवल वाले ऑर्गेनिज्म है उनका नंबर बढ़ने लगेगा। मैम पेड़ ही खत्म हो जाए, सारे खत्म हो जाएंगे। तो ये बात आपको समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये जो ट्रॉफिक, तो आपको क्या समझ में आया कि इस पूरे इकोसिस्टम में जीवित लोग और निर्जीव वस्तुएं, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स दोनों जो है रहते हैं। पर लिविंग थिंग्स की इतने सारे ऑर्गेनिज्म है कि हर एक लेवल पे हर एक ऑर्गेनिज्म नहीं रह सकता है बेटा। इसलिए हम लोगों ने डिजाइनिंग की, ओ तुम्हारा शोषण जल्दी है, तुम सबसे स्टेप नंबर पे, ओके तुम थोड़ा सा एडवांस हो गए, तुम ट्रॉफिक लेवल 1 को खा सकते हो, तुम इसमें, वो तुम ट्रॉफिक लेवल जो है 2 को खा सकते हो, तुम 3 में रहोगे, ट्रॉफिक लेवल तुम 3 को खा सकते हो, तुम 4 में रहोगे, और जिसको कोई नहीं खा सकता है वो सबसे 1 पे रहेगा। समझ में आई बात? जो सबका बाप है वो सबसे 1 पे रहेगा। तो हर ऑर्गेनिज्म, भले ही हमारे इकोसिस्टम में इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं पर फिर भी हमने उनको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रखा है। दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ योर ब्यूटीफुल इकोसिस्टम। निर्जीव वस्तुओं की बात करें तो इन सबको जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, रेन चाहिए, लाइट चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, ये सब जो है ये भी कंपोनेंट है इकोसिस्टम के। इनके बिना काम कैसे चलेगा बेटा? शेर जो है तो बैठा है हिरण को खाने के लिए, पर हिरण को ऑक्सीजन नहीं मिली, हिरण मर के सड़ गया, शेर को कुछ नहीं मिला, शेर भी मर जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ इकोसिस्टम। वी हैव सो मेनी इकोसिस्टम, वी हैव प्रॉन्ड इकोसिस्टम, वी हैव ग्रासलैंड इकोसिस्टम, वी हैव डेजर्ट इकोसिस्टम, वी हैव
हैव, तो मतलब बेसिकली वी हैव वेरी 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 डाइवर्स रेंज ऑफ द इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम में हम अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम पढ़ते हैं, रिवर इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम, और आपका एक्वेरियम भी एक इकोसिस्टम है, ठीक है। और एक्वेरियम का तो लास्ट ईयर मैंने इतना क्वेश्चन कराया है, और इवन एनसीईआरटी के, इवन मैंने आपको ये भी बताना भूल गई कि एक्टिविटीज के भी क्वेश्चन पूरे मैंने वीडियोस बना रखे हैं इन तीनों चैप्टर के। तो देखो उसमें एक एक्टिविटी दी गई है कि पॉन्ड जो आप एक्वेरियम जो आप बनाते हैं वो भी एक इकोसिस्टम ही है, इट इज अ मैन मेड इकोसिस्टम। तो बहुत सारे इकोसिस्टम होते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम, मैन मेड इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम में भी लैंड आएगा, एक्वेटिक आएगा, ठीक है, ये इकोसिस्टम आएंगे। तो बहुत सारे टाइप के इकोसिस्टम होते हैं और अलग अलग इकोसिस्टम जो है अलग अलग तरीके से मैनेज होते हैं, ठीक है। उसके बाद कंपोनेंट हो गया, टाइप्स हो गया, उसके बाद एग्जांपल ऑफ इकोसिस्टम। टाइप में ही हम एग्जांपल को भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इकोसिस्टम होते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, क्या दिया है नाउ, इस पूरे चैप्टर में अगर कोई बाप चीज है तो वो है फूड चेन, क्योंकि फूड चेन से एक चीज बहुत अच्छे से रिलेटेड है, दैट इज अ 10% लॉ। बेटा अगर आप फूड चेन नहीं पढ़ेंगे तो आपको कभी भी 10% लॉ नहीं समझ में आएगा। फूड चेन हमको ये बताती है कि हर एक ऑर्गेनिज्म जीवित चीज पे दूसरी जीवित हिंदी बोल ही नहीं पा रही हूँ, एक लिविंग थिंग्स में दूसरी लिविंग थिंग जो होती है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म पे दूसरा उसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है। तो घास को खाया ग्रास हॉपर को खाया फ्रॉग को खाया स्नेक को खाया हॉक ने, और हॉक्स मर गया तो खा लिया डिकम्पोजर ने। तो इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी लेंथ ऑफ फूड चेन, कितनी बड़ी होनी चाहिए, कितने स्टेप्स की होनी चाहिए, कौन कौन आना चाहिए और कितने टाइप की होती है। समझ में आई बात? फूड चेन में भले इसमें नहीं लिखा है पर मैं आपको टाइप भी बताऊंगी कि कितने टाइप की फूड चेन होती है। उसके बाद मैं आपको ट्रॉफिक लेवल पढ़ाऊंगी कि इतने सारे जीवित ऑर्गेनिज्म को क्या सबको एक ही लेवल पे रख देते, नहीं। तो प्राइमरी ट्रॉफिक लेवल, सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल, टर्शियरी ट्रॉफिक लेवल और टॉप वाले, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी किसी भी फूड चेन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब कि अगर आप एक फूड चेन बना रहे हैं तो उसमें कौन आना चाहिए, कौन नहीं आना चाहिए, कितने स्टेप फॉलो होने चाहिए, कैसे बननी चाहिए, ये सारी चीजें। उसके बाद मैं बताऊंगी कि 4-5 जब फूड चेन को जोड़ दिया जाता है तो एक वेब बन जाता है, दिस इज कॉल्ड एज फूड वेब। व्हाई वी नीड द फूड वेब बेटा? भाई बहुत सारी फूड चेन चली जा रही है, इसको ये खाएगा, इसको ये खाएगा, इसको ये खाएगा, मान लो ये गायब हो गया तो अब ग्रास हॉपर को कोई नहीं खाएगा क्या? बिल्कुल खाएंगे। ग्रास हॉपर को जो है तो आपका बहुत सारे लोग खा सकते हैं, जैसे कि तितली भी। ग्रास हॉपर को कौन खा सकता है? फ्रॉग नहीं खाया तो छिपकली खा लेगी। तो कुल मिला के ये जो चेन्स होती हैं, जो फूड चेन्स होती हैं अलग अलग प्रकार की, वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं कि अगर एक ऑर्गेनिज्म कम भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसकी जगह पर किसी और को दे देंगे स्थान। इससे क्या होता है कि आपका इकोसिस्टम बैलेंस रहता है। हम हमेशा इकोसिस्टम को बैलेंस करने की इसलिए चाह रखते हैं कि ना तो किसी का नंबर बहुत ज्यादा हो जाए, ना तो किसी का नंबर बहुत ज्यादा कम हो जाए, क्योंकि अब एनवायरनमेंट इतना ज्यादा बदलता जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। जैसे लेटेस्ट एक्सटिंक्ट हुई स्पीशीज जो है वो बेटा क्या है? डोडो एक बर्ड है जो एक्सटिंक्ट हो गई। क्या किया तुमने इतनी आग जलाई, तुमने इतने जंगल काटे, तुमने इतने पेट्रोल बहाया, इतना पेट्रोल जलाया, सारे मर गए। अगर आप किसी को ब्रीडिंग के लिए परफेक्ट एनवायरनमेंट नहीं देंगे, भैया तुम एक बात बताओ, इंसानों को भी बच्चा पैदा करना होता है तो खुलेआम नहीं होते ना भाई। एक परफेक्ट एनवायरनमेंट हर एक ऑर्गेनिज्म को चाहिए होता है, क्योंकि हमारी जो है ह्यूमन एक्टिविटीज इतनी घटिया हो चुकी हैं कि बेचारे लोग पता चला पानी पीने गए तो वहाँ कपड़े धो रखा है, सर्फ पॉइजन हो गया, उनको मर गए वो, ठीक है, सर्फ से पॉइजन मिला, मर गए वो। तो बेसिकली आपको ये समझना है कि ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज द एनवायरनमेंट इज टोटली डैमेज्ड एंड बिकॉज ऑफ दीज मेनी ऑफ द ऑर्गेनिज्म गेट एक्सटिंक्टेड। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक्सटेंट हो गए, कहाँ गए नहीं पता, खत्म हो गए, अब नहीं मिलते। कौवा, जैसे जो क्रो कहते हैं, आज कुछ दिन में कौवा एक्सटेंट हो जाएगा। ये जो चीता आपने नमीबिया से मंगवाए हैं, चीते नहीं थे अपने पास, अब उनको क्या कर दे रहा है कि भाई दरवाजा के अंदर तुम ब्रीड करेगा, बच्चा पैदा करेगा, किसी का ह्यूमन इंटरफेरेंस, क्योंकि ह्यूमन जैसा पापी और घटिया आदमी जो है कहीं नहीं होता। पता चला वो चीता देखने गए तो चीते के साथ फोटो खिंचवाने लगे, वो डर गए, वहीं मर गया, क्योंकि ये बहुत ही केयर वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इवन गोल्डन रिट्रीवर एक डॉग होता है, अगर उसके साथ आप नहीं रहेंगे या उसको अकेलापन फील होगा तो वो मर जाएगा, अगर उसको परेशान करेंगे तो वो मर जाएगा। तो द ऑर्गेनिजम्स विच आर गोइंग टू लिव इन योर एनवायरमेंट, दे शुड बी केयरफुली हैंडल्ड, ठीक है। अगर इसको केयरफुली आप हैंडल नहीं करेंगे तो दे गोना बी डाई, ठीक है। चलो क्लियर। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी फूड वेब के कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लियर। उसके बाद इकोलॉजिकल पिरामिड। अब ये आपके
एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बट यू शुड लर्न द इकोलॉजिकल पिरामिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और आप चीजें समझ जाएंगे, ठीक है। जब आप चेन पढ़ लेंगे तो वहीं पर मैं आपको 10% लॉ जो है वो डिस्कस कर लूंगी, ठीक है। अब आपकी ये जो आपका एनवायरनमेंट है वो कैसे उसका टेम्परेचर मेंटेन होता है, कैसे उसका टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, ये भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, एनर्जी फ्लो डायग्राम, दिस इज द 10% लॉ, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये इंपॉर्टेंट चीज क्यों है मैम? हम जानते हैं कि दुनिया में गंदगी फैल रही है, हमको पता है कि चीजें जला दें, कचरा जला दो, इंसिनरेशन, किसी ऐसी जगह पे कचरा फेंक दो जहां खाली है लैंडफिल, बायोगैस बना लो, हमें पता है। पर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? हमेशा याद रखना कि आपका एग्जामिनेशन जो है वो उन क्वेश्चंस को ज्यादा देता है। मैं बार बार ये बात आपसे करती हूँ, हमेशा आपका एग्जामिनेशन उन क्वेश्चंस को ज्यादा प्रेफर करता है जो अवेयरनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जैसे कि कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा? क्योंकि ये भाई सीबीएसई भी तो जानना चाहता है कि तुम कितना अवेयर हो इन सब चीजों से। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड आई थिंक इट इज वन ऑफ द 10% लॉ एंड दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। कि अगर आपका वेस्ट क्यों बढ़ता है, नंबर 1 रीजन, अगर वेस्ट बढ़ गया है तो उसको मैनेज कैसे करेंगे? समझ में आई बात? और आप तो ये याद रखिएगा, मोड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, मतलब मैं इसको पढ़ाऊंगी जैसे लैंडफिल, एक एरिया है वहां पे भर दीजिए कचरा, इंसिनरेशन जला दीजिए, वेस्ट कॉम्पैक्शन मतलब कि कॉम्पैक्ट कर लीजिए, पूरी वो जो पन्नी वन्नी होती है उसको ऐसे चिपका लीजिए, क्लियर, बायोगैस बना लीजिए, कंपोस्ट बना लीजिए, वर्मी कंपोस्ट बना लीजिए, ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। आपकी घटिया हरकतों बोलोगी मैम हमारी सब घटिया हरकतें, बिल्कुल। अब कौन यूज करता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यार? कौन रेफ्रिजरेटर गैस यूज करता है? कौन जो है तो गाड़ियों से प्रदूषण निकालता है? इस सब की वजह से आपकी अर्थ में एक ओजोन O3 की लेयर बनी हुई है। ये O3 की लेयर डिप्लीट होती जा रही है, क्लियर है। O2 बन गया और ये नेसेंट ऑक्सीजन, दिस नेसेंट ऑक्सीजन इज एक्सट्रीमली 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 खतरनाक और ये छेद कर दे रहा है ओजोन लेयर में, जिसकी वजह से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो आपके अर्थ में आ गई है। और इससे किसका लॉस है? तुम्हारा लॉस है और जानवरों को लॉस है। जानवरों को तो फिर भी कम होगा, तुम्हारे अंदर वो जो है तो यूवी रेडिएशन तुम्हारे डीएनए में घुस जाती है, पता तुम्हें? और डीएनए में घुस जाती है और एक अजीब ही तरीके का कैंसर कॉज कर देती है, विच इज कॉल्ड ए स्किन कैंसर। इफेक्ट क्या है? स्किन कैंसर। उस स्किन कैंसर का नाम है जीरोडर्मा पिगमेंटोसम, वो नहीं पढ़ना आपको, पर स्किन कैंसर कॉज करता है। एलर्जी, एस्थमा, रैशेस, ठीक है, बल्ज, फोड़े, फुंसियां, आंखों से आंसू आना, छींके और खुजली, ये सब चीजें जो है ओजोन डिप्लीशन से, ये जो यूवी रेडिएशन आ रही है उसकी वजह से हो रहे हैं। तो आपको ओजोन लेयर क्या है, ओजोन डिप्लीशन कैसे हुआ, क्या कारण है, ओजोन कौन कौन से सब्सटेंस डिप्लीट करते हैं और इसके इफेक्ट क्या होंगे। सो ये आपका पूरा चैप्टर का ओवरव्यू है कि इस चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ना है। इस चैप्टर ओवरव्यू में ही मैंने आपको आधी चीजें बता दी हैं कि ये कैसे होंगी। दिस चैप्टर इज एक्सट्रीमली इजी चैप्टर, डू नॉट गेट टेंशन अबाउट दिस। इफ यू रियली वांटेड टू कंप्लीट दिस चैप्टर फॉर योर प्री बोर्ड, व्हाई यू आर नॉट गोइंग टू सी माय वन शॉट? यार दिस इज द बेस्ट वन शॉट इन होल यूट्यूब, इवन यू कैन सी माय व्यूज, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इट इज नॉट अबाउट द परफेक्ट, इट इज ऑल अबाउट द एफर्ट, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हर चीज परफेक्ट हो, हम परफेक्ट उस चीज को तब मानते हैं जब उसके लिए आपने एफर्ट किया हो। कोई भी चीज अगर आपको मिल गई और उसके लिए आपने एफर्ट नहीं लगाया तो वो कितनी भी अच्छी हो पर आपके लिए परफेक्ट नहीं हो सकती। सो इफ यू रियली वांटेड टू गेट समथिंग, प्लीज 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 डू योर एफर्ट। आप मेहनत करिए। आप बायोलॉजी में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं पर डायग्राम नहीं बनता, शॉर्ट नोट नहीं बनता, आंसर कैसे लिखे, कुछ नहीं बनता है, तो एफर्ट करिए, मैं हूं आपके साथ। प्लीज कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आपको क्या समझ में आया और क्या नहीं आया। अगर अच्छे से 90% किसी भी लेक्चर में मेरे समझ में आ जाता है, मतलब आप लिख लोगे बढ़िया तरीके से। प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ कि व्हाट डू यू वांट विद मी, आपको क्या चाहिए बायोलॉजी में मेरे से। कमेंट सेक्शन में मैं बहुत सीरियसली लेती हूँ। अगर मैंने अच्छा पढ़ाया तो अच्छा लिखो, शेयर करो और बायोलॉजी को फैलाओ आग की तरह, ठीक है। और ये है मैम का कोड विच इज द Y547। पढ़ाई में होना है इवेंट तो लगाओ Y547। सफलता एक नया बैच है, अव्वल एक नया बैच है। इन दोनों बैचेस में जो है बढ़िया तरीके से मैम पढ़ाने वाली हैं। उनकी 10 क्लास में बायोलॉजी का बेताज बादशाह मैं आपको बना के रहूंगी, ये याद रखिएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर ओवरव्यू बाय योर Shipra ma'am. I hope you learned and enjoyed the video. मेरे प्यारे बच्चों, thank you so much. See you in the next amazing session. तब तक thank you so much. Bye bye and take care.